कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ युद्ध के मैदान में नहीं, एक कमरे में शुरू होता है। दो लोग आमने सामने बैठे हैं। एक है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो दूसरे हैं श्रीलंका के तमिल आंदोलन का सबसे प्रभावशाली चेहरा वेलुपिल्लाई प्रभाकर। कमरे में तनाव है, उम्मीद भी है, बातचीत चलती है, शब्दों का आदान प्रदान होता है, भविष्य पर चर्चा होती है। मुलाकात खत्म होती है, विदा लेने का समय आता है और राजीव गांधी अपने बेटे को एक आवाज लगाते हैं, राहुल मेरी वो जैकेट लेकर के आना। राहुल वो जैकेट लेकर के आते हैं और उस बुलेट प्रूफ जैकेट को वो प्रभाकरण को देते हैं और उससे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना दोस्त। उस पल शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतिहास इस दृश्य को एक बिल्कुल अलग वजह से याद करेगा, क्योंकि कुछ साल बाद ही भारत का यही नेता एक आत्मघाती विस्फोट में मारा जाएगा और भारतीय जांच एजेंसियों, न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस हत्या के लिए मृत्यु को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बातचीत टकराव में बदल गई, भरोसा दुश्मनी में बदल गया और एक ऐसा रिश्ता जिससे कभी समाधान की उम्मीद की जा रही थी, वो इतिहास की सबसे दर्दनाक राजनीतिक घटनाओं में से एक तक कैसे पहुंच गया। अगर इस कहानी को सिर्फ राजीव गांधी की हत्या से शुरू किया जाए तो हम केवल उसका अंत देखेंगे, लेकिन हर अंत के पीछे एक लंबी कहानी होती है। ऐसी कहानी जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं आती, जो एक दिन में नहीं बनती, जो वर्षों तक धीरे धीरे आकार लेती है। ये कहानी सिर्फ एक संगठन की नहीं है, सिर्फ एक नेता की भी नहीं है। ये कहानी है पहचान की, भाषा की, राजनीति की, डर की, उम्मीद की, गलत फैसलों की और उन लाखों आम लोगों की जिन्होंने उस फैसले की कीमत चुकाई जो उन्होंने कभी लिए ही नहीं थे। इस पूरी यात्रा में हम किसी को नायक साबित करने नहीं आए हैं, ना ही किसी को खलनायक। हम कोशिश करेंगे कि घटनाओं को उसी क्रम में समझने की जिस क्रम में वो हुई है। जहां तथ्य स्पष्ट हैं उन्हें स्पष्ट ही रखेंगे, जहां इतिहास में मतभेद है उन्हें भी ईमानदारी से समझेंगे, क्योंकि इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका फैसला सुनाना नहीं होता, पूरी कहानी को सुनना होता है। तो आइए समय को पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जब श्रीलंका दुनिया की नजर में सिर्फ हिंद महासागर का एक सुंदर द्वीप था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही द्वीप आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया के सबसे लंबे और सबसे जटिल संघर्षों में से एक का केंद्र बन जाएगा। और ये सब एक गोली से नहीं, एक बम से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे फैसलों से शुरू हुआ जो उस समय बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। नमस्कार, नाम है मेरा अंकुश और काम मेरा पढ़ने और पढ़ाने का है। अगर किसी युद्ध को सच में समझना है तो उसकी शुरुआत पहले गोली से नहीं, पहले पैदा हुए अविश्वास से करनी पड़ती है। श्रीलंका हिंद महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीप, चारों तरफ नीला समुद्र, घने जंगल, पहाड़, चाय के बागान और सदियों पुरानी सभ्यता। पहली नजर में यह जगह किसी को स्वर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन हर खूबसूरत जगह की कहानी हमेशा खूबसूरत नहीं होती। इस द्वीप पर रहने वाले लोग एक जैसे नहीं थे, सबकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी पहचान थी। सबसे बड़ा समुदाय था सिंहली, ज्यादातर बौद्ध, उनकी भाषा सिंहला। दूसरा बड़ा समुदाय था श्रीलंकाई तमिल, ज्यादातर हिंदू, हालांकि एक हिस्सा ईसाई भी था, उनकी भाषा तमिल। इनके अलावा भारतीय मूल के तमिल भी थे जो अलग इतिहास लेकर इस द्वीप पर पहुंचे थे, और मुस्लिम समुदाय भी था जिसकी अपनी अलग पहचान थी। यही एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर तमिल एक जैसा नहीं था। श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल दो अलग समुदाय थे। बाहर से देखने वालों के लिए ये अंतर एक छोटा लग सकता है, लेकिन श्रीलंका की राजनीति में यही अंतर बहुत मायने रखता था। सदियों तक ये समुदाय एक ही द्वीप पर रहते रहे, तनाव भी थे, सहयोग भी था। लेकिन जिस मोड़ में आगे की कहानी बदल दी वो स्थानीय राजनीति से पहले औपनिवेशिक दौर में आया। 16वीं शताब्दी में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच और आखिर में ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे द्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश शासन ने प्रशासन, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए। इसी दौर में दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को चाय और रबर के बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका लाया गया।
यही लोग आगे चलकर भारतीय मूल के तमिल कहलाए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों ने विभिन्न समुदाय के बीच दूरी बढ़ाने में भूमिका निभाई। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि समस्या केवल औपनिवेशिक शासन नहीं था, आजादी के बाद लिए गए फैसलों ने भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई। इतिहास में ऐसे मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन इतना लगभग सभी मानते हैं कि आजादी मिलने तक एक ऐसा समाज बन चुका था जहां अलग अलग पहचानें साथ तो रह रही थी पर एक जैसा नहीं सोच रही थी। फिर आया साल 1948, श्रीलंका आजाद हो गया। पूरे देश में उत्सव था, लोगों को लगा अब अपना भविष्य अपने हाथों में होगा। लेकिन यहीं से एक नया सवाल भी पैदा हुआ, अब देश कैसा होगा, किसकी भाषा होगी, किसकी पहचान होगी, किसकी राजनीति होगी और किसको प्राथमिकता मिलेगी। यही वे सवाल थे जिनका जवाब आने वाले वर्षों में सिर्फ संसद में ही नहीं, सड़कों पर भी तलाशा जाने लगा और धीरे धीरे उम्मीद की जगह अविश्वास ने लेना शुरू कर दिया। यहीं से इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जहां लोकतंत्र से उम्मीदें थी, लेकिन हर फैसला दो समुदायों के बीच की दूरी थोड़ी और बढ़ाने वाला था। आजादी हर देश के लिए उम्मीद लेकर आती है। श्रीलंका के लोगों ने भी 1948 में यही सपना देखा था। अब फैसले लंदन में नहीं, कोलंबो में लिए जाने वाले थे। लोगों को लगा अब सबकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन हर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है, क्योंकि बहुमत से सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन राष्ट्र सिर्फ बहुमत से नहीं बनते। आजादी के तुरंत बाद सरकार ने ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिनका असर अलग अलग समुदायों पर एक जैसा नहीं पड़ा। सबसे पहले नागरिकता का सवाल उठा। ब्रिटिश दौर में दक्षिण भारत से लाए गए लाखों बागान मजदूर जो वर्षों से इसी द्वीप पर रह रहे थे, अचानक अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए। नए नागरिकता कानूनों के बाद उनमें से बड़ी संख्या मतदान के अधिकार और नागरिकता से वंचित हो गई। यह फैसला श्रीलंकाई तमिलों और भारतीय मूल के तमिलों पर अलग अलग तरीके से असर डालता था, लेकिन तमिल समाज के एक बड़े हिस्से में यह संदेश पहुंच चुका था कि नए श्रीलंका में सभी नागरिक खुद को समान रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। फिर आया साल 1956, एक ऐसा कानून जिसका नाम आज भी श्रीलंका के इतिहास में बहुत गहराई से दर्ज है, सिंहला ओनली एक्ट। सरकार ने तय किया कि देश की आधिकारिक भाषा सिर्फ सिंहला होगी। सरकार के समर्थकों का तर्क था कि सदियों तक उपनिवेशवाद के कारण स्थानीय भाषा को उसका उचित स्थान नहीं मिला और अब उसे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन तमिल समुदाय के एक बड़े हिस्से ने इसे बिल्कुल अलग नजर से देखा। उन्हें लगा कि सरकारी नौकरियों, प्रशासन और आगे बढ़ने के कई रास्ते धीरे धीरे उनके लिए कठिन होते जा रहे हैं। यहीं से एक ऐसा अविश्वास पैदा हुआ जो केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल सिर्फ भाषा का नहीं था, सवाल था बराबरी का, सम्मान का और भविष्य का। तमिल राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, रैलियां हुई, धरने हुए, संवैधानिक रास्ते अपनाए गए। उनकी मांग अलग देश की नहीं थी। शुरुआत में वो ज्यादातर अधिकार, ज्यादा स्वायत्तता और बराबरी चाहते थे, लेकिन जब बातचीत बार बार असफल होने लगी तो निराशा बढ़ने लगी। इसी दौरान जातीय तनाव भी बढ़ता गया। 1958 में हिंसा भड़क उठी। तमिल और सिंहली समुदायों के बीच दंगे हुए। दोनों समाजों के भीतर डर को और गहरा कर दिया गया। कई परिवारों ने अपने पड़ोसी खो दिए तो कई परिवारों ने अपने घर खो दिए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। युद्ध अक्सर बंदूक चलने से पहले लोगों के मन में शुरू होता है। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। साल बीतते गए, सरकारें बदलती रही, वादे बदलते रहे, लेकिन तमिल युवाओं के मन में एक सवाल लगातार बड़ा होता गया, अगर संसद में हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हमें कौन सुनेगा। 70 के दशक की शुरुआत में यूनिवर्सिटीज में प्रवेश की नई नीतियों को लेकर भी काफी असंतोष पैदा हुआ। सरकार का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना जरूरी है, लेकिन तमिल समुदाय के कई छात्रों ने इसे अपने अवसर कम होने के रूप में महसूस किया। इतिहासकार इस नीति के प्रभाव को लेकर कुछ मामलों में अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि इसने तमिल युवाओं के एक हिस्से में निराशा और असंतोष को और बढ़ाया। जब स्थिति बदल रही थी, पहले लोग नेताओं से उम्मीद रखते थे, फिर उन्होंने अदालतों से उम्मीद की, फिर उन्होंने संविधान से उम्मीद की, लेकिन जब उम्मीद बार बार टूटती है तो कुछ लोग लोकतंत्र से
विश्वास खोने लगते हैं और यही हर लोकतंत्र का सबसे खतरनाक क्षण होता है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज किसी भी शांतिपूर्ण रास्ते से नहीं सुनी जाएगी, तब इतिहास एक नया मोड़ लेने लगता है। श्रीलंका में भी ठीक यही होने वाला था। कुछ युवा अब भाषण नहीं सुनना चाहते थे, वो जवाब चाहते थे, और अगर जवाब बातचीत से नहीं मिल रहे थे तो वे उन्हें किसी और रास्ते से तलाशने वाले थे। उन युवाओं में एक नाम ऐसा था जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की सुर्खियां बनने वाला था। उसका नाम था वेलुपिल्लई प्रभाकरण। वेलुपिल्लई प्रभाकरण एक ऐसा नाम जिसे समझे बिना LTTE यानी लिट्टी की कहानी को समझना लगभग असंभव है। लेकिन प्रभाकरण को समझना केवल एक व्यक्ति को समझना नहीं है, वो उस माहौल को समझना है जिसमें एक युवा लड़का धीरे धीरे ये मानने लगा कि राजनीति से जवाब नहीं मिलेगा। प्रभाकरण का जन्म 1954 में श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में जाफना के पास वल्लुपिथुरई नाम की जगह पर हुआ। ये इलाका समुद्र के करीब था। तमिल पहचान यहाँ बहुत मजबूत थी और इसी माहौल में प्रभाकरण बड़ा हुआ। उसका बचपन किसी बड़े राजनीतिक पद या किसी बड़ी विरासत से शुरू नहीं हुआ, वो किसी राजा का बेटा नहीं था, किसी सेना का अफसर भी नहीं था, लेकिन उसके आसपास एक ऐसा समाज था जहाँ तमिल युवाओं के मन में धीरे धीरे गुस्सा जमा हो रहा था। वो देख रहे थे कि उनके नेता संसद में बोलते हैं, समझौते होते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं बदलता। ऐसे माहौल में कुछ युवा इंतजार करना छोड़ देते हैं। वो मानने लगते हैं कि अगर व्यवस्था जवाब नहीं दे रही तो व्यवस्था के भीतर जाकर जवाब लेना होगा। प्रभाकरण भी इसी पीढ़ी का हिस्सा था। उसके बारे में लिखने वाले कई लोग उसे बेहद शांत, कम बोलने वाला और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत कठोर बताते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति की मनोवृत्ति को पूरी तरह पढ़ लेना आसान नहीं होता। हम केवल उसके फैसलों, उसके व्यवहार और उसके आसपास के लोगों के विवरणों से कुछ संकेत समझ सकते हैं, और इन संकेतों से एक बात साफ दिखती है। प्रभाकरण के लिए राजनीति कोई बहस नहीं थी, वो उसे अस्तित्व का सवाल मानने लगा था। यही सोच धीरे धीरे उसे हथियारों की तरफ ले गई। 70 के दशक की शुरुआत में तमिल युवाओं के छोटे छोटे गुप्त समूह बनने लगे। इन्हीं शुरुआती समूहों में तमिल न्यू टाइगर्स का नाम सामने आता है। बाद में यही संगठन लिट्टी की नींव बना। उस समय प्रभाकरण बहुत युवा था, लेकिन उसकी सोच पहले से साफ होती जा रही थी। उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी था, गोपनीयता जरूरी थी, और सबसे बढ़कर अपने लक्ष्य के लिए पूरा समर्पण जरूरी था। यही बातें आगे चलकर लिट्टी की पहचान बनेगी। लेकिन किसी भी संगठन की तरह लिट्टी भी एक दिन में नहीं बना। पहले छोटे कदम उठे, फिर गुप्त बैठकों का दौर आया, फिर हथियार आए और फिर राजनीतिक असंतोष राजनीतिक हिंसा में बदलने लगा। साल था 1975। जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरैयप्पा की हत्या हुई। इस हत्या को प्रभाकरण और तमिल न्यू टाइगर्स से जोड़ा जाता है। कई सोर्सेज में इसे तमिल उग्रवाद के शुरुआती बड़े मोड़ों में गिना जाता है। दुरैयप्पा को तमिल राष्ट्रवादी हलकों में सरकार के करीब माना जाता था। यही वजह थी कि वे उग्र युवाओं के निशाने पर आए। इस घटना ने एक खतरनाक संदेश दिया। अब संघर्ष सिर्फ भाषणों, प्रस्तावों और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं चलने वाला था। अब बंदूक राजनीति की भाषा में प्रवेश कर चुकी थी, और जब बंदूक राजनीति में प्रवेश करती है तो सबसे पहले बातचीत की जगह कम होती है, फिर भरोसा घटता है, और उसके बाद हर पक्ष दूसरे पक्ष को सिर्फ खतरे की तरह देखने लगता है। साल 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टी का गठन हुआ। प्रभाकरण इसके केंद्र में था। नाम में ही उसका लक्ष्य छुपा था, तमिल ईलम। तमिल ईलम का मतलब है एक अलग से तमिल राष्ट्र की स्थापना का सपना। लेकिन ये सपना सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं रहने वाला था। प्रभाकरण इसे हथियारों, अनुशासन और डर तीनों के सहारे आगे बढ़ाने वाला था। आने वाले वर्षों में लिट्टी बाकी तमिल मिलिटेंट ग्रुप से अलग दिखने लगा, क्योंकि प्रभाकरण का तरीका अलग था। वो समझौते को कमजोरी की तरह देखता था। वो संगठन के भीतर भी पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उसकी नजर में आंदोलन का नेतृत्व बढ़ नहीं सकता था, और यही सोच आगे चलकर लिट्टी को मजबूत भी बनाएगी और बेहद खतरनाक भी। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, प्रभाकरण को केवल एक व्यक्ति के रूप में देखना कहानी को अधूरा बना देगा।
वो उस समय के तमिल असंतोष की उपज था, लेकिन वो केवल उस असंतोष का परिणाम नहीं था। उसने उस असंतोष को एक सैन्य संगठन में बदल दिया, एक ऐसी मशीन में जिसमें भावनाएं भी थी, अनुशासन भी था और भय भी। तमिल समाज के कुछ हिस्सों में उसे एक रक्षक की तरह देखा गया। श्रीलंका सरकार और उसके विरोधियों के लिए वो एक गंभीर सुरक्षा का खतरा था और दुनिया के लिए वो धीरे धीरे एक ऐसे संगठन का चेहरा बन रहा था जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख देगा। लेकिन 1976 में ये सब भविष्य था। उस समय कहानी अभी अपने शुरुआती मोड़ पर थी। एक तरफ तमिल राजनीति अलग राज्य की मांग को लेकर खुलकर उठ रही थी, वहीं दूसरी तरफ राज्य इसे अपनी एकता के लिए खतरा मान रहा था। और इस बीच में तमिल युवाओं की एक पीढ़ी भी जिसे लगने लगा था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। प्रभाकरण ने इसी पीढ़ी को एक दिशा दी, लेकिन ये दिशा शांति की तरफ नहीं जा रही थी। ये रास्ता धीरे धीरे एक ऐसी आग की तरफ बढ़ रहा था जो पहले जाफना को जलाएगी, फिर पूरे श्रीलंका को और फिर भारत को भी अपनी चपेट में ले लेगी। 70 के दशक के अंत तक श्रीलंका का तमिल आंदोलन बदल चुका था। अब ये केवल भाषणों, रैलियों और चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा। कई तमिल युवाओं को लगने लगा था कि राजनीतिक रास्ता बहुत धीमा है और शायद बेअसर भी। इसी माहौल में LTTE के साथ दूसरे तमिल उग्रवादी संगठन भी सक्रिय होने लगे, जिसमें TELO, TLOTE, EROS, EPRLF नाम अलग थे, तरीके अलग थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, इन सब की जड़ में तमिल असुरक्षा, गुस्सा और अलग पहचान की मांग थी। इधर श्रीलंका की सरकार इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के रूप में देख रही थी। 1979 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लागू हुआ। सरकार के लिए एक आतंकवाद से लड़ने का हथियार था, लेकिन तमिल इलाकों में बहुत से लोगों ने इसे डर, गिरफ्तारी और राज्य की कठोरता के प्रतीक के रूप में महसूस किया। यही संघर्ष का चक्र और तेज हो गया। राज्य जितना सख्त हुआ, युवाओं का एक हिस्सा उतना ही मिलिटेंट ग्रुप की तरफ खींचने लगा था और मिलिटेंट अटैक्स जितने बढ़े, राज्य की कार्यवाही उतनी ही कठोर होती चली गई। फिर आया साल 1981, जाफना पब्लिक लाइब्रेरी जला दी गई। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह तमिल समाज की विरासत थी। उसमें किताबें थी, दस्तावेज थे, इतिहास था और पहचान थी। इस घटना ने तमिल समाज के मन में गहरा घाव छोड़ा। इस घटना ने तमिल समाज के मन में गहरा घाव छोड़ा। कई इतिहासकार इसे तमिल युवाओं के मन में रेडिकलाइजेशन में एक बड़ा भावनात्मक मोड़ मानते हैं। अब सवाल ये नहीं था कि अधिकार मिलेंगे या नहीं, सवाल ये बनने लगा था कि क्या इस व्यवस्था में तमिल पहचान सुरक्षित रह पाएगी। सड़कें गर्म थी, जाफना बेचैन था। सरकार और उग्रवादी संगठन दोनों अब पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे थे। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस धीमी आग को पूरे देश में फैलने वाली लपटों में बदल दिया। 23 जुलाई 1983 जाफना के पास लिट्टी ने श्रीलंकाई सेना की एक पेट्रोल पर हमला किया। 13 सैनिक मारे गए। ये हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहने वाला था। इसके बाद जो हुआ उसने श्रीलंका को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक गंभीर हमला था, लेकिन उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका जवाब सिर्फ सेना नहीं देगी। इसके बाद गुस्सा सड़कों पर उतरने वाला था और वही गुस्सा श्रीलंका के इतिहास का सबसे काला सप्ताह बन जाएगा। सैनिकों के शव कोलंबो पहुंचे। माहौल पहले से तनावपूर्ण था। अफवाहें फैल रही थी, भीड़ जमा होने लगी और देखते ही देखते निशाना सैनिक नहीं रहे, निशाना बन गए तमिल नागरिक। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, लोगों को उनकी पहचान देखकर मारा गया। कई जगहों पर परिवार अपने ही शहर में छिपने लगे। कई लोगों ने पड़ोसियों के घरों में शरण ली। कुछ बच गए, बहुत से नहीं बच पाए। इस हिंसा को आज ब्लैक जुलाई कहा जाता है। मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान है। कुछ सोर्सेज सैकड़ों में बताते हैं, कुछ हजारों तक जाते हैं, लेकिन संख्या चाहे जो हो, उस सप्ताह ने तमिल समाज के मन में एक स्थायी डर छोड़ दिया। सवाल ये भी उठा कि यह हिंसा अचानक भड़की थी या इसे रोकने में राज्य असफल रहा था, या कुछ जगहों पर सत्ता से जुड़े लोगों की भूमिका भी थी। इतिहासकारों और रिपोर्टों में इस पर मतभेद मिलते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्लैक जुलाई ने तमिल युवाओं की सोच बदल दी। कई लोगों के लिए अब ये केवल अधिकारों का संघर्ष नहीं था, यह सुरक्षा का सवाल बन गया। घर छोड़ने पड़े, लोग शरणार्थी बने, कई परिवार विदेशों तक चले गए और बहुत से युवा हथियारबंद
अमेरिकन संगठनों की तरफ मुड़ गए। लिट्टे, जो अब तक कई तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स में से एक था, अब एक बड़ी ताकत बनने लगा। ब्लैक जुलाई ने उसे वो गुस्सा, वो भय और वो भर्ती दी जिससे संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंच गया। अब श्रीलंका में सिर्फ तनाव नहीं था, अब एक गृह युद्ध जन्म ले चुका था और ये युद्ध बहुत जल्द श्रीलंका की सीमाओं से बाहर निकलकर भारत के दरवाजे तक पहुंचने वाला था। ब्लैक जुलाई के बाद श्रीलंका की आग सिर्फ श्रीलंका तक सीमित नहीं रही, समुद्र के उस पार भारत था और भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। वहां के लोग श्रीलंका के तमिलों की भाषा, दर्द और पहचान से इमोशनली जुड़े हुए थे और जब हिंसा की खबरें आई, जब शरणार्थी नावों में बैठकर भारत की तरफ आने लगे, तो ये केवल विदेश नीति का सवाल नहीं था, ये भारत के भीतर भी एक राजनीतिक और मानवीय सवाल बन गया। दिल्ली के सामने मुश्किल थी। एक तरफ श्रीलंका एक पड़ोसी देश था, उसकी सॉवरेनिटी का सम्मान जरूरी था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में गुस्सा बढ़ रहा था। लोग पूछ रहे थे, भारत चुप क्यों है? लेकिन कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं थी। हिंद महासागर में श्रीलंका की जगह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। दिल्ली नहीं चाहती थी कि उसके ठीक पास कोई बाहरी शक्ति अपना प्रभाव बढ़ाए। यहीं से भारत की भूमिका बदलने लगी। भारत ने पहले मध्यस्थ की तरह रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन कई विश्वसनीय विवरणों और बाद की चर्चाओं में यह भी आता है कि 1980 के दशक में भारत की एजेंसियों ने कुछ तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया। इन विवरणों की बारीकियों पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इतना साफ है कि भारत अब केवल दर्शक नहीं था, वो इस कहानी का सक्रिय पात्र बन चुका था। उस समय शायद दिल्ली को लगा होगा कि दबाव बनाकर श्रीलंका को राजनीतिक समाधान की तरफ लाया जा सकता है, लेकिन मिलिटेंसी को छूना हमेशा आग से खेलने जैसा होता है। जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं, कभी कभी वो आपके नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। लिट्टे भी धीरे धीरे बाकी समूहों से अलग मजबूत होता गया और भारत, जो एक समाधान खोजने आया था, अब खुद उस संघर्ष के भीतर खिंचता चला गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यह दखल भारत को श्रीलंका की धरती पर सैनिक भेजने तक ले जाएगा और फिर दोस्ती और समर्थन की जगह सीधी लड़ाई होने वाली थी। कभी कभी शांति लाने के लिए भेजी गई सेना खुद युद्ध का हिस्सा बन जाती है। साल था 1987। भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। मकसद था श्रीलंका के तमिल संकट का राजनीतिक समाधान। उम्मीद ये थी कि हिंसा रुकेगी, तमिल इलाकों को कुछ अधिकार मिलेंगे और मिलिटेंट ग्रुप्स हथियार डाल देंगे। इसी समझौते के बाद भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी। नाम दिया गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी शांति बनाए रखने वाली सेना। लेकिन जमीन पर कहानी कागज से बहुत अलग निकली। लिट्टे से उम्मीद की गई थी कि वो हथियार सौंप देगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा भी कि शायद रास्ता निकल आएगा, लेकिन जल्द ही भरोसा टूटने लगा। लिट्टे को लगा कि समझौता उसके राजनीतिक लक्ष्य को पूरा नहीं करता। भारत को लगा कि लिट्टे समझौते से पीछे हट रहा है और श्रीलंका की जमीन पर एक अजीब स्थिति बन गई। जो भारतीय सैनिक शांति के लिए आए थे, वो अब लिट्टे से लड़ने लगे। जाफना, जो तमिल राजनीति और पहचान का बड़ा केंद्र था, जल्द ही युद्ध का मैदान बन गया। ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय सेना ने लिट्टे को जाफना से निकालने की कोशिश की। लड़ाई कठिन थी। शहर की गलियां, घर, सड़कें सब संघर्ष का हिस्सा बन गए। भारतीय सैनिक मारे गए, लिट्टे के लड़ाके मारे गए और सबसे ज्यादा डर आम नागरिकों के जीवन में उतर आया। इस दौर को लेकर अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं। IPKF पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। लिट्टे पर भी नागरिकों को खतरे में डालने और हिंसक रणनीतियों के आरोप लगे। इतिहास का ये हिस्सा आज भी कई लोगों के लिए दर्द और विवाद दोनों है। लेकिन एक बात साफ थी, भारत अब मध्यस्थ नहीं रहा। भारत अब सीधे युद्ध में था और लिट्टे के लिए भारत अब मददगार नहीं, दुश्मन बन चुका था। यहाँ से रिश्ते इतना बिगड़े कि कुछ वर्षों बाद इस दुश्मनी की कीमत भारत को अपनी राजनीति के सबसे दर्दनाक क्षणों में चुकानी पड़ेगी।